So, hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the further questions of professional ethics. See, इसके पहले भी जो है 3 वीडियो इशू कर चुके हैं हाफ आवर्स के, जिसमें हमने प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चंस करे हैं। हम क्या करते हैं कि हम प्रोफेशनल एथिक्स के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन को समझने के लिए जो रेलेवेंट कंटेंट जो हमको चाहिए उसको डिस्कस करते हैं, देन वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर रिपीटेड क्वेश्चन है तब वो क्वेश्चन को नहीं करते हैं, अगर जो हमने क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, राइट। अगर आप वीडियो को देखते हो, अगर आपने कुछ वीडियोस को देखे हैं चैनल के और अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल अच्छा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपका सब्सक्राइब करना काफ़ी हद तक मोटिवेट करता है, आपके कमेंट्स काफ़ी हद तक मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो को पुट करने के लिए। आई होप सो कि आप इस कंसर्न को, इस रिक्वेस्ट को आप सीरियसली लेंगे एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे एंड सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। हमने लास्ट में 84 क्वेश्चन तक कर लिया था, अब हम 83 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, WCP एंड कंपनी LLP जो इंटरनल ऑडिटर है, एंड WCP एंड कंपनी LLP ऑल्सो एग्रीड टू अंडरटेक GST ऑडिट। तो क्या इंटरनल ऑडिटर GST ऑडिट कर सकता है? देखो, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में इसके बारे में कुछ बात करी होगी। सी इसका आंसर देखते हैं। कायदे से तो नहीं करना चाहिए। देखो, काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट वाइल कंसिडरिंग द इशू कि वेदर इंटरनल ऑडिटर ऑफ एन एंटिटी, क्या उसको GST ऑडिट करना चाहिए ऑफ द सेम एंटिटी, डिसाइडेड दैट इंटरनल ऑडिटर ऑफ एन SSC वेदर वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग एन इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म, कोई भी कर सकता है, कंपनी के अंदर भी, कंपनी के बाहर भी, ठीक है। वो टैक्स ऑडिटर जैसे तो अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब अपॉन कंसिडरेशन द काउंसिल डिसाइडेड डेट बेस्ड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट इन रोल्स, क्योंकि रोल कॉन्फ्लिक्ट है। एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रोल जो होता है वो अदर होता है और इंटरनल ऑडिटर का रोल जो होता है वो अदर होता है। तो साइमल्टेनियसली कि जो बार है कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता, ये GST ऑडिट पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिटर जो है वो GST ऑडिट भी नहीं कर सकता है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन। CA कुमार हु इज़ कंटेस्टिंग, जो सेंट्रल काउंसिल इलेक्शंस जो है कंटेस्ट कर रहा है, इंगेज हिज आर्टिकल असिस्टेंट। तो CA कुमार जो कंटेस्टिंग सेंट्रल काउंसिल इलेक्शन, उसने आर्टिकल असिस्टेंट को इंगेज करा है इन इलेक्शन कैंपेनिंग, ठीक है। मतलब ले देखिए, आर्टिकल की सर्विसेज को उन्होंने जो है आर्टिकल को यूज़ करा है कैंपेनिंग करने में। अब देखो, ये अदर मिसकंडक्ट में कवर है। अब पॉइंट ये है कि जब अदर मिसकंडक्ट की बात आती है तो आपको सेक्शन 21, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 4 क्लॉज 2 एंड सेकेंड शेड्यूल पार्ट 3 क्लॉज 1 को भी कवर करना चाहिए। तो देखो, ये लिखा हुआ है पार्ट 4, ठीक है, एंड पार्ट 3। तो अदर मिसकंडक्ट का मतलब ये है कि भले ही वो आउटसाइड दी प्रोफेशनल वर्क अगर कुछ ऐसा आपने काम करा है, ठीक है, ये प्रोफेशनल वर्क में मिसकंडक्ट नहीं है, आउटसाइड दी प्रोफेशनल वर्क आपने ऐसा करा है, फिर भी देखो ये अदर मिसकंडक्ट में मान लिया जाएगा एंड आप गिल्टी हो जाओगे, क्योंकि ले देकर बात ये आती है कि आपको हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, ठीक है। CA मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट should have to maintain the high standards of integrity in professional matters and non-professional matters. The high standard of integrity even in personal affairs too, ठीक है। तो एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी मेंटेन करना पड़ता है पर्सनल अफेयर्स में भी, और अगर डेविएशन है, एक लार्जर डेविएशन है, देन डिसिप्लिनरी एक्शन तब भी लिए जाएंगे। चलो, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट CA इन प्रैक्टिस प्रोवाइडेड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ठीक है। तो 2 सेक्शन 2 क्लॉज 4 मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज दे सकते हैं टू हिज क्लाइंट, लुकिंग टू द ग्रोइंग नीड्स ऑफ हिज क्लाइंट to invest in the stock market during 2020, looking to the growing need of his client to invest in stock market, he advised on portfolio management service। अब उसने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पे एडवाइस दे दिया। तो देखो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अंडर राइटिंग और ब्रोकिंग सर्विसेज आप नहीं दे सकते, ठीक है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज में ये नहीं आता है। देखो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 में CA इन प्रैक्टिस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज देता है, ठीक है। ये तो है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज देता है, पर उसमें पब वाली सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, अंडर राइटिंग एंड ब्रोकिंग सर्विसेज नहीं देता है। मतलब कि
आप उसके पोर्टफोलियो को हैंडल नहीं कर सकते, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकते, अंडरराइटिंग नहीं कर सकते, ब्रोकिंग सर्विसेज आप नहीं दे सकते। आप कंसल्टेंसी दे सकते हो, पर ऐसा नहीं कि आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर दिया, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज आप नहीं दे सकते। उन्होंने देखो ये ब्रीफ में ये भी बताया है कि आप क्या क्या कर सकते हो। वैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप कर सकते हो, पर इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ है जो इसके आसपास ही है, वो आप कर सकते हो, पर ये एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो क्या आप कर सकते हो? अब देखिए, CA इन प्रैक्टिस में एक्ट एज कंसल्टेंट, ठीक है, एडवाइज़र, पोर्टफोलियो कंसल्टेंसी मतलब एडवाइज़र या कंसल्टेंट टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। तो इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ में वो आपको आप उसको कंसल्टेंसी दे सकते हो, एडवाइस कर सकते हो। प्रॉस्पेक्टस को ड्राफ्ट करना, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस को ड्राफ्ट करना, डॉक्यूमेंट्स को जो है फाइल करना, सेबी को बजट बनाना, ठीक है। एडवाइस रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, देखो ब्रोकिंग सर्विसेज में ब्रोकिंग सर्विसेज नहीं दे सकते, चलो ठीक है। एडवाइस रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, क्या ये ब्रोकर को सिलेक्ट करो यार, ये अच्छा है, ये कर सकते हो। तो अपन इसको ऐसे निमोनिक से याद रख सकते हैं कि DSPAF, डी से ड्राफ्टिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस, सिलेक्शन ऑफ अंडरराइटर, ठीक है, पोर्टफोलियो कंसल्टेंसी या देखो डी से ड्राफ्टिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस, सिलेक्शन ऑफ अंडरराइटर। तो देखो आप ऐसा कर सकते हो कि आप पब की सर्विसेज तो नहीं दे सकते, पर आप पब की सर्विसेज फिर भी दे सकते हो। पब कौन सा? ड्राफ्टिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस, पी से, यू से सिलेक्शन ऑफ अंडरराइटर, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, लिस्टिंग फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करना, ठीक है, सेबी में डॉक्यूमेंट फर्निश करना, बजट प्रिपरेशन करना, यह सब आप कर सकते हो। तो आप एक पब की नहीं कर सकते, बस दूसरे पब की कर सकते हो, राइट। अब पॉइंट ये है कि इन सब की एडवाइस देना, असिस्ट एंड एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस, मतलब प्रॉस्पेक्टस की ड्राफ्टिंग, सिलेक्शन ऑफ अंडरराइटर, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, प्रिपरेशन ऑफ बजट, राइट, और फुलफिलिंग लिस्टिंग फॉर्मेलिटीज़, ये कर सकते हो। बट हाउएवर CA इन प्रैक्टिस नॉट परमिटेड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़ लाइक ब्रोकिंग, अंडरराइटिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। चलो अगला क्वेश्चन है, CA नटराज इन प्रैक्टिस accepted assignment as advisor and consultant to the public issue of shares, ठीक है, वो एक एडवाइज़र है, कंसल्टेंट है इन दी पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, चल सकता है। बिसाइड हेल्पिंग द कंपनी एज एन एडवाइज़र ही ऑल्सो अंडरराइट द पब्लिक इशू। नहीं, आप अंडरराइट नहीं कर सकते, आप सिलेक्शन ऑफ अंडरराइटर में एडवाइस कर सकते हो उसको। आप इनफैक्ट सिलेक्शन भी नहीं कर सकते, पर आप उसको एडवाइस कर सकते हो कि भाई तू सिलेक्ट कर ले, मेरे हिसाब से ये इसको सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसा। तो देखो अंडरराइट करना ये तो मिसकंडक्ट है, अंडरराइट करना ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या अदर सर्विसेज में नहीं आता, ठीक है। तो आप बता दोगे कि आप असिस्टेंस या एडवाइजिंग कर सकते हो इन ड्राफ्टिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ये इधर लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज अलाउ करते चार्टर्ड अकाउंटेंट को टू एक्ट एज एडवाइज़र, ठीक है, और कंसल्टेंट, ठीक है, टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है, ड्राफ्टिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, बजट बनाना, ब्रोकर सिलेक्ट करना। पर ये स्पेसिफिकली बोला गया है कि CA जो है इज़ नॉट परमिटेड टू अंडरटेक द एक्टिविटीज़ लाइक ब्रोकिंग, अंडरराइटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, वो नहीं कर सकते। फिर इन द इंस्टेंट केस लिख के बता दिया कि CA नटराज इज़ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। पर पॉइंट ये है कि मिसकंडक्ट तो है, मिसकंडक्ट है मतलब इसने ये CA सेक्शन फॉलो नहीं करे, CA एक्ट के सेक्शन फॉलो नहीं करे, मतलब इसका प्रोविज़न फॉलो नहीं करा। तो सेकेंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 1 लग जाना चाहिए था, पर ये इसमें बोला नहीं गया। साथ ही साथ ठीक है, ये अंडर रोड भी कर रहा है पब्लिक इशू, इसने अंडर राइटिंग करा, तो अंडर राइटिंग तो कर नहीं सकता, पर इसने करा और करके ये जो है कमीशन ले रहा है 1%। अब जो कमीशन ले रहा है 1%, तो कमीशन वो ले भी नहीं सकता, ठीक है। ओके, मेसेस LMN अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग 5 पार्टनर एक्सेप्ट एन ऑडिट असाइनमेंट। उन्होंने ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट करा ऑफ न्यूली फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी ऑडिट फीस है 5,000। तो ठीक है, मिनिमम ऑडिट फीस, ठीक है, मिनिमम ऑडिट फीस का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो वैसे भी रिकमेंडेटरी, और हाँ मिनिमम ऑडिट फीस वैसे बता के रखी है, तो मिनिमम ऑडिट फीस जो भी बोल के रखी है वो वैसे भी रिकमेंडेटरी है, कोई वो मैंडेटरी नहीं है, तो इसके लो भी लोग चार्ज कर सकते हैं, ठीक है।
तो विल बी नॉट हेल्ड लायबल फॉर मिसकंडक्ट। चलो अगला क्वेश्चन। एक्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस फाइल्ड हिज इनकम टैक्स रिटर्न अंडर 44 ADA, ठीक है, डिक्लेयर हिज इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, ठीक है, इन अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम फॉर एन एलिज मिस यूज ऑफ फंड ऑफ हिज क्लाइंट, ठीक है, इन अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम फॉर एलिज मिस यूज ऑफ फंड ऑफ हिज क्लाइंट इट वॉज आस्क्ड दैट ही शुड सबमिट हिज बुक्स। सबसे पहले तो मिस यूज़ करा है, उसको एक एलिगेशन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में लगी, मतलब जो है उसने जो मिसकंडक्ट किया है उसने पार्ट 10 में किया है, पार्ट 10 नहीं क्लॉज 10 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। एंड जो है उसको बोला गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट आप सबमिट करो। एक्स रिफ्यूज टू सबमिट बुक्स ऑफ अकाउंट लो ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज़ नॉट मेंटेन एनी बुक इवन फॉर इनकम टैक्स पर्पस। तो उसने सबमिट ही नहीं करा, ये बोलते हुए कि वो बुक्स ही नहीं बनाता, वो बुक्स ही नहीं बनाता। एंड इवन फॉर इनकम टैक्स पर्पस ही हैड नॉट मेंटेन एनी बुक्स। देखो काउंसिल जनरल गाइडलाइंस ने ये तो बोल के रखा है कि आपको कैश बुक और लेजर बनाना है इरिस्पेक्टिव आपको इनकम टैक्स का 44AA मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट लगता हो या नहीं लगता हो, आपको ये सब तो बनाना ही बनाना है। तो उसने सबसे पहले तो उधर मिस एलिगेशन चल रहा था, ठीक है, सबमिट नहीं किया और बुक्स भी नहीं बनाई, राइट। देखो काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और एक चैप्टर 5 है जो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करता है। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश बुक एंड लेजर इरिस्पेक्टिव ऑफ 44AA ये बनाना रहता है। तो माना कि 44 ADA में जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जाम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बुक्स, ठीक है, बट फिर भी कुछ चीज़ें तो हमको मेंटेन करनी पड़ती है। बट काउंसिल जनरल गाइडलाइन तो इनकम टैक्स से अलग ही चलता है, इरिस्पेक्टिव नॉटविथस्टैंडिंग विद इनकम टैक्स एक्ट, उसको कुछ तो बनाना रहता ही है, ठीक है। तो काउंसिल जनरल गाइडलाइंस और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड कीप प्रॉपर अकाउंट्स इंक्लूडिंग कैश बुक एंड लेजर। इसलिए वो एक्स जो है वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। तो देखो उस पर केस चल रहा था अबाउट दी मिस यूज़ ऑफ फंड्स जो प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट। सी उस पर केस चल रहा था, मतलब कि वो उसकी बात कर ही नहीं रहे, उस पर चल रहा है केस, ठीक है। उसने बुक सबमिट नहीं करी क्योंकि वो बुक्स मेंटेन नहीं करता, तो बुक सबमिट नहीं करी क्योंकि वो मेंटेन नहीं करता, तो इस पर आप वो वाला क्लॉज मत लगा देना नॉन सबमिशन वाला। तो देखो जो नॉन सबमिशन वाला हमारा जो क्लॉज है वो क्या है, क्लॉज 2 पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। पार्ट 3 में ना 3 क्लॉजेस है, ठीक है। क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 क्या है कि आप फेलो नहीं हो, ठीक है, आप फिर भी फेलो जैसे एक्ट कर रहे हो। नॉन सप्लाई ऑफ द रिक्वायरमेंट आस्क फॉर, नॉन सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर एंड नॉन कंप्लाई फॉर द रिक्वायरमेंट आस्क फॉर, ठीक है। तो ना तो आपने इंफॉर्मेशन सप्लाई करी, ना तो आपने रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करा, ठीक है। फिर आती है बात कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है इन एडवर्टीजमेंट इन सिक्योरिंग बिजनेस, ठीक है। जो हमारा थर्ड क्लॉज है वो क्या बोलता है कि जब वो इनवाइट करा है प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम CA, ठीक है, या किसी टेंडर पे रिस्पॉन्ड करना है, या इनवाइट करना प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम CA, टेंडर पे रिस्पॉन्ड करना, या एडवर्टीजमेंट करना जो है 6 और 7 में जो दे के रखा है, ठीक है। और वहाँ पर आपने जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है वाइल सिक्योरिंग वर्क, वाइल प्रोक्योरिंग टेंडर, वाइल डूइंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जो अलाउड मेथड है इन क्लॉज 6 और 7। तो उधर अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो ये जो है थर्ड क्लॉज आपको लग जाता है। तो इसलिए जो है ये पर्टिकुलर क्लॉज तो इधर नहीं लगेगा क्योंकि बुक्स मेंटेन नहीं करते तो सबमिट नहीं करी, ठीक है। तो मेन रीज़न क्या है कि बुक्स मेंटेन नहीं करते। ओके, अगला क्वेश्चन। MNC प्राइवेट लिमिटेड ने अपॉइंट करा CA मोक्ष को फॉर सम प्रोफेशनल असाइनमेंट लाइक ROC वर्क, मिनट्स प्रिपरेशन, स्टैट्यूटरी रजिस्टर। CA मोक्ष चार्ज हिज फीस डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसने फ़ीस चार्ज करी है कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए और जितना टाइम वो असाइनमेंट पे स्पेंड करता है। लेटर ऑन MNC ने कंप्लेंट फाइल करी अगेंस्ट CA, ठीक है, दैट ही हैज़ चार्ज एक्सेसिव फीस फॉर असाइनमेंट कंपेरेटिव टू द स्केल ऑफ फीस रिकमेंडेड। तो सी जो स्केल ऑफ फीस रिकमेंडेड है वो वैसे भी मैंडेटरी है, वो रिकमेंडेटरी है, वो मैंडेटरी नहीं है। तो कल को वो अगर फ़ीस ज़्यादा चार्ज करना है तो ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो मिसकंडक्ट में नहीं आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। CA एलिगेंट इन प्रैक्टिस फॉर 2 years and run his proprietorship firm एलिगेंट एंड कंपनी
ही मेंटेन नोट्स इन मोबाइल, वो मोबाइल पे नोट्स बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो बताते हैं कि फ़ीस कितनी रिसीव हुई क्लाइंट से, ठीक है, और बेस्ड ऑन हिज रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड के बेसिस पे ही प्रिपेयर एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न वैसे ही फाइल करते हैं। मतलब कल को उनसे कोई पूछे कि रिकॉर्ड्स किधर है, तो वो बोलेंगे कि देखो यार मैंने मोबाइल पे नोट्स बना के रखे। तो डूड यार गाइडलाइंस बोलते हैं कि रिस्पेक्टिव ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ 44 है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं इंक्लूडिंग कैश बुक एंड लेजर। तो मेंटेनिंग ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग कैश बुक एंड लेजर, ठीक है, तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, मिस्टर डाइस अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज ऑर्डर्ड टू सरेंडर हिज सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड ही वाज सस्पेंडेड फॉर 1 ईयर, तो उसको 1 साल के लिए सस्पेंड करा गया, ठीक है, ऑन सर्टन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन डाइस डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को डेजिग्नेट करा कि चलो यार मैं तो जीएसटी कंसल्टेंट हूँ, ठीक है, एंड डिड वर्क ऑन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, तो वो जीएसटी रिटर्न तो फाइल कर रहा था, एंड मेड अपीयरेंस एज कंसल्टेंट, और वो जीएसटी रिटर्न भी फाइल करता था और वो कंसल्टेंट जैसे अपीयर होता था, ठीक है, बिफोर वेरियस रिलेटेड अथॉरिटीज़। ही कंटेंडेड दैट, इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि अदर जीएसटी कंसल्टेंट जैसे वो भी यही कर रहा है, ठीक है, एंड हिज एंगेजमेंट एज सच इन नो वे वायलेट्स द सस्पेंशन, ये कोई भी सस्पेंशन वायलेट नहीं कर रहा। मतलब कि चलो ठीक है तुमने मेरे को उधर सस्पेंड कर दिया पर मैं जीएसटी कंसल्टेंट तो हूँ, अब मैं जीएसटी कंसल्टेंट हूँ तो मैं जीएसटी कंसल्टेंट जैसे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या चलेगा। देखो समझो कि वंस अ मेंबर बिकम्स मेंबर, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप मेंबर बन जाते हो तो आप सीए एक्ट के प्रोविजन से बाउंड हो जाते हो। तो ये बोला गया है कि इफ़ अगर मेंबर इज सस्पेंडेड, ठीक है, एंड इज़ नॉट होल्डिंग COP, ही कैन नॉट इन एनी अदर कैपेसिटी, दूसरी कैपेसिटी में प्रैक्टिस नहीं ले सकता जो उसकी कैपेसिटी से सेपरेट है। देखो आपकी मेंबरशिप सस्पेंडेड है, ठीक है, आप मेंबर हो पर सस्पेंडेड हो अभी, राइट, तो आपकी COP सरेंडर है, ठीक है, पर आप फिर भी मेंबर तो हो, आपकी COP सरेंडर है। तो क्या बोल के रखा है क्वेश्चन में कि आपका COP सरेंडर है, ठीक है, और आप 1 साल, हाँ ठीक है, टू सरेंडर इज COP एंड ही वॉज सस्पेंडेड फॉर 1 ईयर, ठीक है, तो 1 साल के लिए सस्पेंड करके रखा है, मतलब कि 1 साल के लिए आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप मेंबर हो पर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देखो मेंबर ही नहीं होते तो बात अलग होती, आप मेंबर हो पर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है, 1 साल के लिए। तो ऐसे केस में अगर आप मेंबर हो तो आप CA एक्ट के प्रोविजन ही फॉलो करोगे, ठीक है, तो ऐसे केस में तो आप किसी कैपेसिटी में काम नहीं कर पाओगे। तो फिर तो आपकी मेंबरशिप सस्पेंडेड है, फिर भी आप जो है जीएसटी कंसल्टेंट की कैपेसिटी में, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में अगर कोई सा काम करते हो जो CA इन प्रैक्टिस के वर्क से मिलता है, तो ऐसे केस में आप वो जो है नहीं कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, CA जो COP नो होल्ड नहीं करता, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है इधर भी नहीं करता क्योंकि सरेंडर कर दिया, सस्पेंड कर दिया 1 साल के लिए, ठीक है, कैन नॉट टेक अप, ठीक है, वो कोई सा काम नहीं ले सकता CA की कैपेसिटी में, वो कोई सा काम नहीं ले सकता CA की कैपेसिटी में, और अगर लिया तो प्रोविजंस वायलेट हो जाएंगे। तो ठीक है, ये तो हमको पता है, ठीक है, कि आप CA की कैपेसिटी में तो काम ले ही नहीं सकते, पर देखो आपका COP सरेंडर है तो आप CA की कैपेसिटी में काम नहीं ले सकते, पर आपका COP सरेंडर है, आप मेंबर तो हो। अब जब आप मेंबर हो, ठीक है, तो भी आप जो है CA की कैपेसिटी में काम नहीं ले सकते, मेंबर तो हो फिर भी आप बाउंड तो हो, तो ऐसे केस में आप अदर कैपेसिटी में भी काम नहीं ले सकते। तो देखो आपका COP आपका सरेंडर है तो आप CA की कैपेसिटी में तो काम नहीं ले सकते, ठीक है, उसके बाद CA की कैपेसिटी में तो नहीं ले सकते। अब आपका COP सस्पेंडेड है तो आप CA की कैपेसिटी में वर्क नहीं ले सकते, ठीक है, आप अदर कैपेसिटी में भी नहीं ले सकते क्योंकि आपका COP सस्पेंडेड है, बट आप मेंबर तो हो, और मेंबर हो तो CA के प्रोविजंस तो आपको फॉलो करने ही है, राइट। फिर इन द गिवन केस लिख के, ठीक है, इन्होंने जो है 1 सेकेंड, इन्होंने आंसर दे दिया कि अगर आपने GST कंसल्टेंट जैसे वर्क करके रखा है तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में तो फॉल हो जाओगे। अब क्वेश्चन आया था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अदर मिसकंडक्ट, ठीक है, तो अदर मिसकंडक्ट तो फर्स्ट शेड्यूल में भी है, सेकंड शेड्यूल में भी। फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 4 क्लॉज 2, पार्ट 4 है अदर मिसकंडक्ट, सेकंड शेड्यूल में पार्ट 3 है। पर हावेवर आपने ये लिखने के बाद आप ये भी लिखना
कि सेक्शन 21 एक राइट देता है। क्या राइट देता है? कि डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन, मैं डिसिप्लिनरी कमेटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन मतलब कि डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के अंदर जो डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन होता है, डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन जो है फिर भी इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है, इनटू कंडक्ट ऑफ एनी मेंबर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कि मेंबर ने कोई कंडक्ट करा है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में तो उस कंडक्ट पे वो इंक्वायरी कर सकता है। मतलब कि देखो, जो अदर मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो शेड्यूल्स में है वो तो है, पर अगर डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन को इंक्वायरी करना हो किसी सर्कमस्टेंसेस में तो वो एम्पावर्ड है, ठीक है, टू इंक्वायर इनटू द कंडक्ट ऑफ द मेंबर। तो डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन को पावर है कि दैट दे शैल इंक्वायर ऑफ द कंडक्ट ऑफ एवरी मेंबर, ठीक है। तो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड टू लिमिट इन एनी वे। ये जो सेक्शन है ये लिमिट नहीं करता है, जो पावर्स दे के रखी है तो ये पावर्स को लिमिट नहीं करता है। आप वो इंक्वायरी कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंडक्ट। तो ये सेक्शन कोई रोक टोक नहीं कर रहा है। ये सेक्शन ये बोल रहा है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट शेड्यूल्स में दिए हुए, दैट डजंट मीन कि वो रोक टोक कर रहा है इंक्वायरी के रिस्पेक्ट में। डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन को अगर इंक्वायरी करनी है तो वो इंक्वायरी कर सकता है। यही सब चीज़ें अदर मिसकंडक्ट में दे के रखी है, जिसको शॉर्टली तरीके से सेक्शन 22 में इधर बता के रखा है। और अदर मिसकंडक्ट में भी डिसिप्लिनरी एक्शन होंगे, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट को एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए पर्सनल अफेयर्स में भी, और अगर डेविएशन है दिस वुड लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शंस। अगला क्वेश्चन, M&N कंपनी अ सोल प्रोप्राइटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इन प्रैक्टिस, सी इन प्रैक्टिस विद एन ऑफिस इन अ बिजी बेल्ट ऑफ सिटी, great difficulty in regularly attending to the consultancy needs of its client who are mostly located in an industrial cluster। तो देखो, M&N कंपनी एक CA फर्म है, ठीक है, उसका ऑफिस है ना बिजी बेल्ट ऑफ सिटी, बिजी सिटी में है। वो ग्रेट डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, क्लाइंट्स को कि वो उधर आना, ठीक है, जो क्लाइंट्स मोस्टली इंडस्ट्रियल क्लस्टर के उधर लोकेटेड है, ठीक है, जो अराउंड जो है 26 किलोमीटर दूर, ठीक है, विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 किलोमीटर। इस डिफ़िकल्टी को मिटिगेट करने के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर ओपन किया इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए। द प्रोप्राइटर मैनेज बोथ द ऑफिस एंड द फैसिलिटेशन सेंटर बाय हिमसेल्फ एंड नो इंटीमेशन वॉज मेड टू CA इंस्टीट्यूट। कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया। देखो, 26 किलोमीटर दूर ही ओपन किया है, ठीक है, ज़्यादा नहीं दूर ओपन किया, पर कोई इंटीमेशन नहीं दिया। सबसे पहले तो सेम सिटी में ही अगर दूसरा ब्रांच ऑफिस ओपन कर रहे हो, सेम प्रीमाइस में, सेम सिटी में, या म्यूनसिपल लिमिट्स के 50 किलोमीटर के अंदर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं है, फिर सेकंड ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं है। तो भले ही 50 किलोमीटर के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे कैसे फिर भी आपको जो है इंटीमेट तो करना था CA इंस्टीट्यूट को। CA इंस्टीट्यूट को इंटीमेट करा तो भी नहीं करा तो भी मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। तो देखो, ब्रांच ऑफिस के रिस्पेक्ट में हमने ये पढ़ा है कि ऑफिस क्या होता है, प्लेस जहाँ पे नेम बोर्ड, ठीक है, अफिक्स जो, या प्लेस जो लेटर हेड पे मेंशन है, वो ऑफिस होता है। अब ये ऑफिस में इंडिविजुअल के नाम का नेम बोर्ड, देखो, प्लेस जहाँ पे नेम बोर्ड अफिक्स है एंड प्लेस जो लेटर हेड में शोन है। अब नेम बोर्ड से याद आया कि इंडिविजुअल का नेम बोर्ड आप रेसिडेंस में लगा सकते हो, पर फर्म का नेम बोर्ड आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये हमने ऑफिस की बात करी। अब जब एक से ज़्यादा ऑफिस होते हैं तो सेपरेट पर्सन इन चार्ज तो चाहिए, ठीक है, जो मेंबर भी हो, पार्टनर भी हो और एक्टिवली एसोसिएट हो, ठीक है। एक्टिवली एसोसिएट का मतलब होता है कि अगर मेंबर, ठीक है, जो सेपरेट पर्सन इन चार्ज है और ऑफिस जो है वो सेम सिटी में, ठीक है, तो पर्सन इन चार्ज बिलोंग टू द सिटी इन विच सिटी इन दैट सिटी ब्रांच ऑफिस इज ऑपरेटेड। तो ऐसे केस में जो है, ठीक है, वो अगर 182 दिन या उससे ज़्यादा वो ऑफिस विजिट करता है या रिसाइड करता है उस सिटी में, तो ऐसे केस में वो जो है वो एक्टिवली एसोसिएट मान लिया जाता है। पर इससे कुछ एक्सेप्शंस है कि अगर आपका सेकंड ऑफिस है, सेकंड ऑफिस इन द सेंस कि इफ़ इट इज़ इन सेकंड ऑफिस इज़ इन सेम प्रीमाइस, एक ही प्रीमाइस में, या सेम सिटी, या विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्यूनसिपल लिमिट। देखो, सेपरेट पर्सन इंचार्ज जो है वो मेंबर के साथ एम्प्लॉय भी हो सकता है, मेंबर एंड एम्प्लॉय, और मेंबर और पार्टनर, ठीक है, पर मेंबर होना चाहिए, और या पार्टनर और एम्प्लॉय, अब कोई सा भी एक हो, पर मेंबर तो होना चाहिए, ठीक। सी जो भी है ये एक्सेप्शन में कवर है, पर अगर आपने इंटीमेशन ऑफ सेकेंड ऑफिस नहीं दिया तो ये मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा।
कि सेकंड ऑफिस ठीक है आपने मेंटेन करा, पर आपको इंटीमेशन तो करना था, इंटीमेशन नहीं करा तो ये मिसकंडक्ट हो जाएगा। देखो, मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू आर रनिंग अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे इंक्लूडेड द नेम ऑफ आर, ठीक है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिना उसकी नॉलेज के एज अ पार्टनर, क्योंकि उसको बैंक इम्पैनलमेंट फॉर्म भरने थे ताकि उसको ब्रांच ऑडिट मिल जाए, ठीक है। तो एक तरीके से उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है, ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है, ठीक है। तो उसने इंस्टीट्यूट को फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है। तो ऐसे केस में जो है ये क्लॉज 3 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल में आ जाएगा, क्लॉज 3 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल में। तो आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हो किसी भी अथॉरिटी को जो देख रही सी एक्ट में, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, डिसिप्लिनरी कमेटी, डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिसिप्लिनरी कमेटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सब आ जाते हैं, अपीलेज अथॉरिटी सब आ जाते हैं इधर। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड पहले ही बोल दो, क्योंकि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड अभी हम देखते नहीं ना सी एक्ट में, इतना हमने प्रोविजन पढ़ा, हमको कहीं भी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड नहीं आया लिखा हुआ, बट फिर भी इधर कवर है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। चलो, द मैनेजर ऑफ ZX प्राइवेट लिमिटेड अप्रोच CA विनीत इन नीड ऑफ सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंजम्पशन। देखो, कंजम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, विदाउट हैविंग COP। CA विनीत ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया। तो सेक्शन 6 है, ठीक है, सेक्शन 6 ये बोलता है कि अगर आपके पास सेक्शन 6 ये बोलता है कि CA के पास वैलिड COP हो तभी वो प्रैक्टिस कर सकता है। और अगर विदाउट हैविंग COP अगर आपने स्टेटमेंट इशू करा है तो ऐसे केस में जो है, भले ही आपने नेक्स्ट डे COP के लिए अप्लाई करा, पर तो ऐसे केस में आपने सेक्शन को वॉयलेट किया, सेक्शन वॉयलेट किया है, तो ऐसे केस में फिर क्लॉज 1, ठीक है, पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन रेगुलेशन गाइडलाइन हुआ है। एक बार हम जो है सेक्शन 6 प्रॉपर्ली पढ़ लेते हैं। सी क्या बोल के रखा है सेक्शन 6 में, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोल रहे हैं कि CA हैविंग COP, उसके बाद COP होगा तभी वो प्रैक्टिस कर सकता है, विदाउट हैविंग COP ही कांट डू प्रैक्टिस। और जो मेंबर है, ठीक है, अब CA प्रैक्टिस, देखो CA प्रैक्टिस में हो नहीं हो, मेंबर तो है, इनफैक्ट भले वो प्रैक्टिस में नहीं है पर वो मेंबर तो है, तो मेंबर इज़ बाउंडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर ये बोल के रखा है कि मेंबर अगर सस्पेंडेड है तो वो इंगेजमेंट नहीं ले सकता किसी अदर कैपेसिटी में, ही इज़ बाउंडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट। इनफैक्ट वो GST कंसल्टेंट की कैपेसिटी में भी वर्क नहीं ले सकता। चलो अगला क्वेश्चन, अ CA इन प्रैक्टिस सर्टिफाइड इन रिक्विजिट फॉर्म दैट एन आर्टिकल असिस्टेंट, उसने सर्टिफाइड करा है रिक्विजिट फॉर्म में दैट आर्टिकल असिस्टेंट तो ट्रेनिंग, देखो उसने सर्टिफाई करा है कि आर्टिकल असिस्टेंट वॉज अंडरगोइंग ट्रेनिंग, की ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, वेयर एज ही वॉज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, ट्रेनिंग भी चल रही है और वो एम्प्लॉयड भी है कंपनी में 10 से 6। पर अब मेरे को बताओ, अगर वो एम्प्लॉयड है 10 से 6 में, तो फिर ट्रेनिंग कैसे कर रहा होगा? 10 से 6 में 17,000 की सैलरी, फिर बाद में जो है आता है और 1 घंटे के लिए वो ट्रेनिंग करता है, एंड अटेंडेड इन द ऑफिस ऑफ CA देयर आफ्टर अंटिल 7 PM। तो CA प्लीडेड दैट आर्टिकल असिस्टेंट वॉज ऑन ऑडिट ऑफ द कंपनी, और CA ने प्लीड करा है दैट द आर्टिकल असिस्टेंट वॉज ऑन ऑडिट ऑफ द कंपनी। तो देखो क्या है कि CA इन प्रैक्टिस ने सर्टिफाई करा है रिक्विजिट फॉर्म में कि वो तो ट्रेनिंग पे है। तो देखो, एक तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर दी, ठीक है, एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर दी क्योंकि सर्टिफाई कर दिया ना रिक्विजिट फॉर्म में, तो इंस्टीट्यूट को फॉल्स इन्फॉर्मेशन सप्लाई करी है। तो सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 2 क्लॉज 3, ठीक है, तो क्लॉज 3 लग गया और एक क्लॉज 1 भी लग गया, राइट, और साथ ही साथ क्लॉज 1 भी लग गया, तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी सप्लाई करी और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन रेगुलेशन गाइडलाइंस भी करे। अगला क्वेश्चन, अ CA इन प्रैक्टिस सर्टिफाइड इन रिक्विजिट फॉर्म दैट आर्टिकल असिस्टेंट, देखो दोनों यही है, सर्टिफाइड इन रिक्विजिट फॉर्म दैट आर्टिकल असिस्टेंट वॉज अंडरगोइंग ट्रेनिंग, वो एम्प्लॉयड है कंपनी में, 9:30 से 5:30, मंथली सैलरी 18,000 है, ऑफिस अटेंड करता है 7 बजे तक। तो वही बात आ जाती है कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन रेगुलेशन गाइडलाइन तो करा ही है, क्योंकि वो 5:30 बजे आता है और 7 बजे तक रहता है, तो CA की एक जिम्मेदारी होती है कि तो उसको इम्पार्ट करे प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, राइट। चलो अगला, अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट इंटरेस्टेड ₹10 लाख विद इट्स ऑडिटर, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ने 10 लाख दिए ऑडिटर को, ठीक है, टू इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक सिक्योरिटी, ठीक है, तो इन्वेस्ट करो स्पेसिफिक सिक्योरिटी में, ठीक है, द ऑडिटर पेंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी। अब जो ऑडिटर ने क्या किया, पेंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी। अब CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ he fails to keep the money of the client in separate bank account or use the money for separate purpose within reasonable time
and he fails to keep the money of the client except fees or money mean to be expended in a separate account or fails to use that money for specified purpose within reasonable time. ठीक है, इधर पेंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी था, ठीक है, तो इधर भी गड़बड़ हो गई, रीजनेबल टाइम में उसने इन्वेस्ट नहीं करा, साथ ही साथ डिपॉजिट भी करे सेविंग बैंक अकाउंट में जबकि उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना था, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है आप गिल्टी हो, और गिल्टी किस में हो, क्लॉज 10 में पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, राइट। अगला क्वेश्चन, अ फिल्म आर्टिस्ट हु वॉज गोइंग अब्रॉड फॉर लॉन्ग शूटिंग, उसने डिपॉजिट करे सम 20 लाख का टैक्स कंसल्टेंट को फॉर पेमेंट ऑफ GST। अब मिस्टर जी ड्यूली रेमिटेड ऑल बट 1 इंस्टॉलमेंट नहीं करा, ठीक है। ही यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो उसने पे नहीं करा, तो रेमिट हिज ओन एडवांस इनकम, ठीक है, उसको रेमिट करने के लिए हिज ओन एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स पे करने के लिए यूज़ कर लिया। हाउएवर जब GST रिटर्न फाइल करा, ही ड्यूली सबमिटेड ऑन आवर बिहाफ, ठीक है, और लेट फाइल किया तो कुछ इंटरेस्ट भी लगा होगा, तो वो लेट फाइलिंग को इंटरेस्ट के साथ उसने जमा कर दिया, ठीक है। और ही ऑल्सो बोर फॉर हिमसेल्फ द इंटरेस्ट ड्यू टू शॉर्ट फॉल इन द रेमिटेंस ऑफ टैक्स ऑफ हिज क्लाइंट। देखो ये तब हमको समझ में आ गया कि उसने सारे इंस्टॉलमेंट रेमिट किए पर एक को छोड़ के, ठीक है, उसने ये अमाउंट जो है यूटिलाइज़ किया, ठीक है, उस इंस्टॉलमेंट का जो उसने पे नहीं करा अपने ओन एडवांस इनकम टैक्स में, ठीक है। तो एक तो उसने स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज़ नहीं करा, देख, ठीक है, उसने स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज़ नहीं करा पैसे को। फिर उसके बाद वाइल फाइलिंग रिटर्न ऑफ GST ऑफ द फिल्म आर्टिस्ट, तो उसने ड्यूली रेमिट करा ऑन हर बिहाफ द टैक्स पेबल विथ इंटरेस्ट ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ GST आउट ऑफ मनी लाइंग विथ हिम, जो भी उसका पैसा था उस पैसे से उसने कर दिया। ही ऑल्सो बोर फॉर हिमसेल्फ द इंटरेस्ट ड्यू टू शॉर्ट फॉल इन द रेमिटेंस ऑफ टैक्स ऑफ हिज क्लाइंट। तो ऐसे केस में गिल्टी तो है, ठीक है। इन द इंस्टेंट केस उसको जो है 20 लाख रुपए मिले थे, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, उसको शुड हैव बीन डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, बट उसने सेपरेट बैंक अकाउंट में भी डिपॉजिट नहीं करवाया, ठीक है, और स्पेसिफाइड पर्पस के लिए भी यूज़ नहीं करा, ठीक है, रीजनेबल टाइम में भी यूज़ नहीं करा, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो है। चलो, जेड अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इशू करा सर्टिफिकेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पीरियोडिकल्स विदाउट गोइंग इनटू द मोस्ट एलिमेंट्री डिटेल। उसने सर्टिफिकेशन दिया है सर्कुलेशंस का, बट वो विदाउट गोइंग इनटू मोस्ट एलिमेंट्री डिटेल, मतलब कि वो एलिमेंट्री डिटेल में गया नहीं, ठीक है, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से फिनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं देखे, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक ये नहीं देखी, ठीक है, उसने सर्टिफिकेट इशू कर दिया। मतलब कि एक एलिमेंट्री डिटेल होती है ना, एलिमेंट्री डिटेल इन द सेंस कि हाउ द सर्कुलेशन ऑफ अ पीरियोडिकल वॉज बीइंग मेंटेन्ड, ठीक है। आप एक पीरियोडिकल के सर्कुलेशन फिगर्स को सर्टिफाई कर रहे हो, तो जो एक पीरियोडिकल के सर्कुलेशन फिगर्स है, तो मतलब कि अगर सर्कुलेट हो रहा है तो पैसे वैसे भी आए होंगे, तो बैंक स्टेटमेंट देखना, ठीक है, और फिनेंशियल रिकॉर्ड्स देखना, पर आपने वो देखे ही नहीं, ठीक है। आपने ये भी नहीं देखा कि कितनी प्रतियां बिकी, कितनी आई, कितनी बिकी, कितनी रिटर्न हुई, जो भी है आपने कुछ भी नहीं देखा। ये देखो, CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he certify और सबमिट, ठीक है, ठीक है, वो सर्टिफाई करता है, सबमिट करता है, उसके नाम पे या फॉर्म के नाम पे क्या सर्टिफाई सबमिट कर रहा है, अ रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वो सर्टिफाई कर रहा है, सबमिट कर रहा है, रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो मिसकंडक्ट है, अनलेस अगर वो एग्जामिनेशन उसने करा है या जो है पार्टनर ने करा है, एम्प्लॉय ऑफ द फर्म ने करा है या अदर CA in प्रैक्टिस ने करा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो अगर सर्टिफाई और सबमिट कर रहा है रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब पॉइंट ये है कि सर्टिफाई और सबमिट रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में क्या ये भी कवर होता है सर्कुलेशन फिगर्स? तो देखो, अब सर्टिफाई और सबमिट बोला है, तो सर्टिफाई में कायदे से सर्टिफिकेशन वाली चीज़ें भी आनी चाहिए, तो कायदे से 2, 7, 8 तीनों लगना चाहिए, पर ये नहीं लगा, डायरेक्ट 8 लगा। 8 क्या बोलता है? तो देखो, क्लॉज 8 क्या बोलता है कि CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to obtain evidence, if he fails to obtain sufficient and appropriate audit evidence which is necessary to express an opinion। ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए एविडेंस चाहिए था, पर वो आपने वो ऑब्टेन ही नहीं करे। चलो अगला, CS चिरंजीव who conducted ABC audit of हरियाणा डेली न्यू एरा सर्टिफाइड द सर्कुलेशन फिगर, इधर भी वही है, MIS रिपोर्ट के बेसिस पे करा, तो कायदे से इधर भी जो है, अब विदाउट एग्जाम, इधर क्या बोल के रखा है, विदाउट एग्जामिनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इधर भी 8 ही लगना चाहिए, पर इधर तो 7 भी लगा,
राइट, इधर तो 7 भी लगा और 7 ही लगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जो मिस्टर डी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क रिलेटिंग टू द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, और सबमिट नहीं करा ऑडिट रिपोर्ट, तो ये क्लॉज 7 लग के काम खत्म हो जाएगा। ये अपन क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, मिस्टर अनिल चार्टर्ड अकाउंटेंट वो ए लिमिटेड का ऑडिटर है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्टमेंट जो है अपीयर हो रहा था 10 लाख एंड सेम अमाउंट लास्ट ईयर ही था। लेटर ऑन फाउंड हुआ कि वो इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 25,000 ही है। तो देखो ऐसे केस में जो है वो 278 तीनों, ठीक है, क्योंकि उसने जो है सिंपल सी बात है कि एग्जामिनेशन नहीं किया उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है, और सबमिट कर दिया। फिर ग्रॉसली नेग्लिजेंट था, मतलब उसने एविडेंस से ज़्यादा नहीं करा, तो 278 तीनों क्लॉज इधर लग जाते हैं, राइट। ये बैंक लोन का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था उसमें 278 लगा था, पर जब एक स्टॉक ऑडिट का क्वेश्चन था उसमें नहीं लगा था ये। फिर अगला क्वेश्चन है कि अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट द कंपनी बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज़। ही सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट के बिहाफ में उसने सबमिट करी सर्टेन इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन टू द अथॉरिटीज़, वो फॉल्स निकल गई। तो देखो वो टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था और कंपनी और क्लाइंट के बिहाफ पे उसने सबमिट करा, ठीक है, वो फॉल्स निकल गया। तो देखो सिंपल सी बात है कि जब सीए ने कोई इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को दी है, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन कंपनी अथॉरिटीज़ को दी है, तो जो दिया है वो बाकायदा उनको कंपनी से मिला। देखो दिस स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑल्दो द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द इनकरेक्ट फैक्ट। ये जो स्टेटमेंट थे वो स्टेटमेंट जो दिए गए हैं बेस्ड ऑन द डेटा जो मैनेजमेंट ने हमको दिया, और वो जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर्ड थे वो बेस्ड ऑन इनकरेक्ट फैक्ट एंड मिसलीडिंग, ठीक है। सीए ने तो बस सबमिट करा है एज पर द इंस्ट्रक्शंस। देखो बाकी क्लॉज 5 और 6 क्या बोलता है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ यू फेल टू डिस्क्लोज, वो मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करता है, ठीक है, वो मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करता है। ही फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, उसने मटेरियल फैक्ट को बताया नहीं जो उसको पता थे पर बताया नहीं, ठीक है। इफ़ यू फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम विच इज़ नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको पता थे ये डिस्क्लोज नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और ये चीज़ उसने डिस्क्लोज नहीं करी, ठीक है, विच इज़ नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसने वो मटेरियल फैक्ट को, ठीक है, विच इज़ नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसने मटेरियल फैक्ट को बताया नहीं, ठीक है, और जो कि जिसको बताना ज़रूरी था उसने बताया नहीं। वो मटेरियल फैक्ट जो नोन थे उसको विच इज़ नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट बताना ज़रूरी था टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग, वो बताना ज़रूरी था टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग। और सेकंड, सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ यू फेल टू डिस्क्लोज, इफ़ यू फेल्स टू रिपोर्ट। एक तो होता है फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एक है कि उसने रिपोर्ट नहीं करे मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो उसको पता थे, ठीक है, नोन टू हिम, ठीक है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपेयर थे विच इज़ देयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मटेरियल फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं थे पर मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में था, पर उसको उसने बताया नहीं। पर 5 और 6 दोनों इधर नहीं लगेंगे क्योंकि जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इधर स्टेटमेंट जो सबमिट करा है, ये स्टेटमेंट जो है बेस्ड ऑन दी डेटा प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। अब स्टेटमेंट जब डेटा ही जो है मैनेजमेंट का इनकरेक्ट है तो स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट फैक्ट्स से बनेगा ही बनेगा, ठीक है, तो वो मिसलीडिंग तो होगा ही होगा, ठीक है। तो उसने तो क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन पे एक्ट करके सबमिट करा है। तो एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं कि सीए हमसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट केम टू नो डेट कंपनी ने लोन लिया है 10 लाख का ईपीएफ से, ये तो मटेरियल फैक्ट है, एंड लोन वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ठीक है, ये लोन रिफ्लेक्टेड नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब कि नॉट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को पता है और ऑडिटर ने इसको इग्नोर कर दिया, लो तो क्लॉज 5 इधर लग जाएगा। चलो, और देखो अगला क्वेश्चन था कि इन द कोर्स ऑफ ऑडिट असाइनमेंट सीए सॉफ्ट को ये पता चला है कि ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच कंपनी सैलरी नहीं दे पा रही है, तो उसने ग्रेजुएटी फंड से लोन ले लिया, ठीक है। तब ठीक है, द सेड लोन वाज नॉट रिफ्लेक्टेड, तो नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच मटेरियल फैक्ट विच इज़ नोन टू हिम, पर ऑडिटर ने इग्नोर कर दिया, ठीक है। ऑडिटर ने इग्नोर कर दिया इन द सेंस कि नॉट डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट। तो समझ रहे हो कि नॉट डिस्क्लोज, ठीक है, नॉट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, ठीक है, ठीक है, विच इज़ नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ही फेल्स टू डिस्क्लोज, ठीक है, ही फेल्स टू डिस्क्लोज गलती से जानबूझ के जो भी है विच इज़ नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड विच इज़ नोन टू हिम, ठीक है।
एंड डिस्क्लोजर इज़ नेसेसरी टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर जरूरी है टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग। तो ही फेल्स टू असी एंड प्रैक्टिस शेल बी डीम्ड टू बी गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ही फेल टू डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट जो नोन टू हिम विच इज नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट डिस्क्लोजर जरूरी है टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी अपन ने प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन ओवर किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम जो है फर्दर और क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अराउंड 60 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, छोटे मोटे सब मिला के 60 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी रहेंगे, तो उस रिपीट क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपने पहले देख लिए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं वापस बोल रहा हूँ, जहाँ पे जो है हम नए एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे।